आज हमारा टॉपिक है प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। प्रोकाइनेटिक एजेंट्स वो होते हैं जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज़ करने में मदद करते हैं। ओके, सो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज़ करने का मतलब है कि गैस्ट्रिक एरिया में जो मूवमेंट है उसको इंक्रीज़ करना। जो भी खाना माउथ के थ्रू ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से वो खाना स्टमक तक पहुंच रहा है, तो स्टमक में से वो खाना जल्दी जल्दी पास ऑन हो ड्यूडेनम की तरफ। तो उस एम्प्टीइंग को, स्टमक की एम्प्टीइंग या गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग जो होता है, या उस मूवमेंट को इंक्रीज़ करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। ओके, सो दीज आर ड्रग्स दैट एनहांस द गैस्ट्रोड्यूडेनल मोटिलिटी एंड इंक्रीज द रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग। ओके, सो इनमें जो बेसिक ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उनमें से पहला है मिटोक्लोप्रोमाइड, जिसको हम ज़्यादातर पेरिनोम के नाम से जानते हैं। सेकेंड ड्रग है डोमपेरिडोन, जिसको हम डोमस्टेल के नाम से भी जानते हैं। सिसाप्राइड भी है और मोसाप्राइड भी है। ये ज़्यादातर मेन ड्रग्स हैं जो हम नॉर्मली प्रोकाइनेटिक एजेंट्स के तौर पे देते हैं। ओके, सो इसमें जो मिटोक्लोप्रोमाइड और जो डोमपेरिडोन है वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, वो डोपामिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, D1 रिसेप्टर्स, D2 रिसेप्टर्स, बेसिकली जो D2 रिसेप्टर्स होते हैं, D2 रिसेप्टर्स का काम होता है कि वो दो तरीके के एक्शन शो करते हैं। पहला एक्शन है अपर GIT में स्टमक की तरफ, कि वो वहाँ से स्टमक की जो मोटिलिटी है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं और कोलॉन में जाके जो मोटिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे चाहते हैं कि स्टमक के बाद से जो मूवमेंट है वो बढ़ जाए, तो हमें इस D2 रिसेप्टर को, डोपामाइन के सेकेंड रिसेप्टर को क्या करना पड़ेगा, इनहिबिट करना पड़ेगा। और वो एक्शन कौन करेंगे, मिटोक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन। ओके, इसी के साथ साथ ये CTZ को भी क्या करते हैं, ब्लॉक करने में मदद करते हैं। CTZ इज़ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ओके, तो ये जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, ये मेडुला ऑब्लिगेटा में एक एरिया है जो ब्लड में प्रेजेंट ड्रग्स और हार्मोन्स जो होते हैं उनसे सिग्नल्स लेते हैं और फिर वो कुछ कम्युनिकेट करते हैं वॉमिटिंग सेंटर्स पे, और वॉमिटिंग सेंटर्स पे कम्युनिकेट करके ये CTZ क्या कराते हैं, वॉमिटिंग इंड्यूस कराते हैं, मतलब वॉमिट कराते हैं। ओके, सो इसी वजह से कुछ हार्मोनल चेंजेस के दौरान, कुछ ड्रग्स के इंटेक की वजह से पेशेंट्स क्या करते हैं, वॉमिट करते हैं। दैट इज़ प्राइमरली ड्यू टू दिस थिंग, CTZ। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, इस CTZ को इनहिबिट कर रहे हैं ताकि वॉमिटिंग ना हो पेशेंट को। मतलब ये जो ड्रग है मिटोक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन, ये एंटी एमेटिक की तरह भी काम करेंगे वॉमिटिंग को रोकने में, और साथ ही साथ ये अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये डोपामाइन D2 रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर कर ये वहाँ पे जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो हो रहा था उसको फास्ट करने में या गैस्ट्रिक एरिया से फूड को जल्दी ड्यूडेनम में पास करने में मदद करेंगे। ओके, सिसाप्राइड जो है वो उनकी कार्डिक अरिथमिया कॉज करने वाली जो साइड इफ़ेक्ट्स है उनकी वजह से अब ऑलमोस्ट जगहों पे क्या है, बैन है। अब सिसाप्राइड ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। ओके, सो अब इसके यूजेस क्या क्या हैं। यूजेस में सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लक्स ईसोफेगाइटिस की, या जिसको GERD या गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जिसको हम कहते हैं। बार बार ईसोफेगस की तरफ स्टमक से एसिडिक फूड का आना, उसको हम रिफ्लक्स ईसोफेगाइटिस कहते हैं। इसमें जो हार्ट बर्न होता है, मतलब बार बार जो एसिडिक फूड ईसोफेगस की तरफ आता है तो चेस्ट में एक बर्निंग सेंसेशन होती है जिसको हम हार्ट बर्न कहते हैं, रिफ्लक्स ऑफ एसिड की वजह से टू द ईसोफेगस। तो उस हार्ट बर्न को हटाने में या उस हार्ट बर्न के सिम्टम को कम करने में हमें बहुत मदद मिलती है प्रोकाइनेटिक एजेंट से, क्योंकि ये प्रोकाइनेटिक एजेंट क्या करेंगे, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को, मतलब गैस्ट्रिक जो फूड है, जो एसिडिक फूड है स्टमक में, उसको जल्द से जल्द ड्यूडेनम की तरफ निकालने में मदद करेंगे, तो ईसोफेगस की तरफ वापस रिफ्लक्स नहीं होगा। ओके, सो वन थिंग इज़ दिस, ये एंटी एमेटिक की तरह वर्क करेंगे क्योंकि ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन CTZ को इनहिबिट करते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो लोगों को वॉमिटिंग के चांसेस हैं या ऑलरेडी वॉमिटिंग हो रही है उस कंडीशन में, या फिर एंटी कैंसर जो ड्रग्स होते हैं, जो कीमोथेरेपीज़ की वजह से जो वॉमिटिंग होती है, उन कंडीशन में हम ये ड्रग दे सकते हैं वॉमिटिंग को इनहिबिट करने के लिए। ओके, थर्ड जो फ़ायदा है वो है एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ये गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को, मतलब जनरल एनेस्थीसिया अगर इमरजेंसी में देना है
तो जैसे नॉर्मली हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं ऑपरेशन के लिए, उस टाइम पे बिफोर 12 आवर्स या 10 आवर्स या 8 आवर्स हम क्या करते हैं, नील पर ओरली रखते हैं, तो वो कुछ नहीं खाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका गैस्ट्रिक एरिया जो है, स्टमक जो है वो एम्प्टी रहता है। इमरजेंसी में अगर आपको गैस्ट्रिक एरिया एम्प्टी कराना है, आपने पहले फास्टिंग नहीं कराई है, तो उस कंडीशन में आप क्या दे सकते हैं, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, और उसकी वजह से गैस्ट्रिक एरिया एम्प्टी हो जाएगा और जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद वॉमिटिंग होने के या रिफ्लक्स होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है एंडोस्कोपी के लिए। एंडोस्कोपी में ये कैसे करेंगे कि क्योंकि ये मोटिलिटी बढ़ाते हैं, तो एंडोस्कोपी को बहुत आसानी से ड्यूडेनम तक पास करने में मदद करेंगे। ओके, सो ये बेसिकली पेप्टिक अल्सर्स में, रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस में वगैरह मदद करते हैं। पेप्टिक अल्सर में कैसे ये मदद करते हैं कि ये उन अल्सर्स के एरिया में ज़्यादातर एसिडिक फूड को नहीं रहने देते एंड इस तरीके से वो अल्सर्स में मदद करते हैं। सो ये सारे यूजेस हैं प्रोकाइनेटिक एजेंट्स के। तो आज हमने पढ़ा है प्रोकाइनेटिक एजेंट्स के बारे में, वो ड्रग जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को बढ़ाने में मदद करते हैं, ये गैस्ट्रो ड्यूडेनल मोटिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, और इस वजह से हमने देखा कि हमें कितने सारे एडवांटेजेस मिल रहे हैं इस ड्रग के। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।